नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और दिनांक 18 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है ये जुड़ा हुआ है एक उद्घाटन के साथ। तो राजस्थान जो है वहां पर हाल ही में एक संस्थान में एक इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर तथा खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं पोखरियाल जी, उनके द्वारा ये किया गया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा। कहाँ? आईआईटी जोधपुर में। तो आईआईटी जोधपुर जो है वहाँ पर खेलों को बढ़ावा देने तथा नवाचार तथा नवोन्मेषी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इसे वर्चुअल रूप से आईआईटी जोधपुर में जो है उद्घाटन किया गया। आईआईटी जोधपुर लगातार नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और इस तरह का प्रयास या ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से जो है इन नवाचारों के लिए एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र भी बन सकता है। तो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं युवाओं के, उनको व्यावसायिक उपक्रम अर्थात उनके व्यावसायिक स्तर पर उपयोग हेतु अनुसंधान को एक पूर्ण नवाचार बनाने में ये मदद करेगा। नए दौर के उपक्रमों के समूह की शुरुआत के लिए आईआईटी जोधपुर ने अपने कैंपस में इस इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की है। एक बेहतर इकोसिस्टम इससे मिलेगा जिससे कि जो कोई मदद ऐसे सभी नवाचारों को चाहिए वो प्राप्त हो सके। इसमें एआई अर्थात आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसे, इसके बाद में आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और 5G जैसी जो हमारी टेक्नोलॉजीज हमारे पास अभी अवेलेबल हैं, उन सभी को इंटीग्रेट करके और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी विकसित करने की थीम इसकी रखी गई है। अर्थात जो मैक्सिमम जो सुविधाएं यहाँ पर दी जाएगी या फिर जो सहयोग दिया जाएगा वो इन फैक्टर्स के अंदर काम करने वाले जो हमारे नवाचार है उनके लिए दिया जाएगा। इसके माध्यम से स्वास्थ्य, कृषि, साइबर सुरक्षा, विनिर्माण, धातु प्रसंस्करण सहित अर्थव्यवस्था के सभी उद्योगों में जो है मदद मिल पाएगी। इसके अलावा जो खेल परिसर शुरू किया गया है उससे जोधपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल में रुचि और खेल के स्तर को बढ़ाने में भी हमको मदद मिल पाएगी। चलिए राजस्थान के ही एक और प्रश्न को समझते हैं और जानते हैं। राजस्थान में जो है हाल ही में कुछ नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति जारी की है। तो कुल मिलाकर के 59 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन जो है राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया गया है। ये 59 सहकारी समितियां कुल मिलाकर के 17 जिलों में खोली जाएंगी और इन 17 जिलों की इन 59 ग्राम पंचायतों में नई ग्राम सेवा सहकारी समिति खुलने से वहां के लगभग 30,000 से भी ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा। सर्वाधिक जो 8 सहकारी समितियां हैं वो प्रतापगढ़ जिले में, बांसवाड़ा और जयपुर में 7-7, चूरू में 6, टोंक में 5, सिरोही बूंदी में 4-4, बाड़मेर और राजसमंद और नागौर में 3-3, बीकानेर चित्तौड़गढ़ में 2 तथा सीकर, जालोर, अजमेर, अलवर और झुंझुनू में 1-1 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनेगी। दोस्तों ये ग्राम सेवा सहकारी समिति मूल रूप से किसानों को कृषि से जुड़ी विभिन्न प्रकार की मदद उपलब्ध कराती है, जिसमें उन्हें एक रियायती दर पर खाद, बीज और ऋण की सुविधा मिलती है। इसके अलावा ई मित्र जैसी सुविधाओं के माध्यम से वे सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ भी वहां से उठा सकते हैं। ग्राम सेवा सहकारी समिति के बन जाने से ग्राम पंचायत स्तर पर सहकारिता के ढांचे का विस्तार होगा और आम लोगों को इसका फायदा मिल पाएगा। दोस्तों प्रदूषण की समस्या लगातार सर्दियां बढ़ने के साथ बढ़ने लगती है और ऐसी एक समस्या दिल्ली क्षेत्र में होती है जब आसपास के जो राज्य हैं वहां पर पराली को जलाया जाता है। हालांकि ये कोई मूलभूत कारण नहीं है क्योंकि लगभग 3 से 4% ही पराली का प्रभाव माना जाता है, लेकिन फिर भी जो है पराली को रोकने के लिए यहाँ पर एक प्रयास किया जा रहा है रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग टीम के गठन के माध्यम से। तो न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय ये मॉनिटरिंग टीम गठित की गई है। ठीक है, शीर्ष अदालत अर्थात हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए इस टीम का गठन किया है। हर साल सर्दियों में जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है वहाँ पर खरीफ की फसल के अवशेषों को जलाया जाता है जिसे हम पराली के रूप में जानते हैं और इसकी वजह से काफ़ी मात्रा में जो है जीवाश्म ईंधन के जलने से धुआं चारों ओर फैलता है और इसका प्रभाव दिल्ली की आबो हवा पर पड़ता है। तो दिल्ली के नागरिकों को स्वच्छ वातावरण देने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। ये कमेटी जो है 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रदान करेगी और संबंधित राज्य सरकारें इसे सचिवालय सुरक्षा और वित्तीय सुविधाएं भी मुहैया कराएगी।
दोस्तों हाल ही में वैश्विक भूख सूचकांक 2020 जारी किया है और इसमें भारत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। भारत की अगर हम बात करें तो दोस्तों इस बार भारत वैश्विक भूख सूचकांक में कुल मिलाकर के 107 देशों में 94वें स्थान पर रहा है। हालांकि पिछली बार की 102वीं रैंक से उसकी सेहत में सुधार है, लेकिन फिर भी भारत को अभी और लंबी दूरी तय करना है। वैश्विक भूख सूचकांक जो है किसी भी देश में लोगों के भूख के स्तर को मापता है। भारत वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में 94वें स्थान पर रहा है और उसे गंभीर श्रेणी में माना गया है। दोस्तों बहुत सी समस्याएं भारत में है, बहुत सी योजनाएं हमारे यहाँ पर जो है खाद्य सुरक्षा को लेकर चलाई गई है, लेकिन उनके खराब कार्यान्वयन, प्रभावी निगरानी अर्थात मॉनिटरिंग की कमी होने, कुपोषण से निपटने के प्रति उदासीन दृष्टिकोण होने और बड़े राज्यों में खास करके खराब प्रदर्शन की वजह से यह भूख सूचकांक जो है हमें निचली रैंकिंग पर रख रहा है। जो जीएचआई की वेबसाइट है वहां पर ये जानकारी दी गई। पिछले साल 117 देशों में हम 102वें स्थान पर थे। हालांकि बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी देश भी गंभीर श्रेणी में, लेकिन भारत से उनकी स्थिति काफी बेहतर। अगर बात करें तो बांग्लादेश 75वें, म्यांमार 78वें और पाकिस्तान 88वें स्थान पर है। नेपाल और श्रीलंका अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है और उन्हें मध्यम श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों चीन जैसे देशों में काफ़ी उच्च दर है और चीन, बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की, क्यूबा जैसे देश शीर्ष स्थानों पर हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुछ 4 जो हैं क्षेत्रों में इस रिपोर्ट में अध्ययन किया जाता है, जिनमें आपके अल्प पोषण, ठीक है, चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और इसके साथ साथ जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है उन पर ध्यान दिया जाता है। तो भारत की 14% आबादी कुपोषण का शिकार है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें लगभग 37.4% बच्चों का कद कुपोषण के कारण उनकी उम्र के हिसाब से कम है। तो उनका जो है कद रुक गया है, अर्थात उनमें तो जब हम कम कद की बात करते हैं तो हम उसे जो है स्टंटिंग का नाम देते हैं, जबकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका अपनी उम्र के हिसाब से वजन कम होता है, जिसके लिए हम वास्टिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये 2 शब्द यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कुपोषण के कारण कम वजन वाले बच्चों की दर 17.3% है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वास्टिंग और स्टंटिंग, तो यहाँ पर जो पहला है 37.4%, ये स्टंटिंग को दर्शाता है। ठीक है, और जो दूसरा यहाँ कुपोषण के कारण कम वजन वाला है, ये आपका जो है ये वास्टिंग को दर्शाता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई है और यह भी हमारे यहाँ पर 3.7% के करीब है। अगर ग्लोबल ट्रेंड्स को हम देखें तो आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि 4 कैटेगरीज में हम जो है इन सभी क्षेत्रों को बांटते हैं और इनको कुछ अंक हमने दिए हैं जिसके आधार पर एक पैमाने के आधार पर माना जाता है। 0 से लेकर 50 तक ये पैमाना है। ठीक है, और इसमें जो है अगर कोई भी 35 से 49.9 पर है तो उसको अलार्मिंग, ठीक है, स्टेज में माना जाता है। कुछ देश हैं जैसे मेडागास्कर हो गया और आपके बहुत से दक्षिण अफ्रीकी देश और कुछ मध्य एशिया के देश जो हैं उनको इस कैटेगरी में रखा गया है। सीरियस अर्थात गंभीर श्रेणी के अंदर बहुत से देश हैं जिनमें ज़्यादातर अफ्रीका और दक्षिणी एशिया क्षेत्र में स्थित है। आप यहाँ से देख सकते हैं आराम से। चलिए फिर आता है मॉडरेट कंट्रीज में। तो मॉडरेट कंट्रीज डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके पूरा जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा, यहाँ पर कुछ देश जो है वो मॉडरेट में है, जबकि अन्य सभी देश लो में हैं। जो वाइट देश आप देख रहे हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि 132 देशों में से केवल 107 देशों को इंक्लूड किया है। ये ज़्यादातर वाइट कलर में जो देश दिख रहे हैं ये सभी विकसित देश है और यहाँ पर ऐसी कोई समस्या विद्यमान नहीं है। दोस्तों अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो ये जो सूचकांक है इसे 2006 में बनाया गया था और सबसे पहले इसे जो है अमेरिका में स्थित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान और जर्मनी स्थित वेल्ट हंगर लाइफ, ठीक है, वेल्ट हंगर लाइफ नामक विश्व भूख सहायता संस्थान जो है उसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। 2007 में आयरिश एनजीओ जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, वो भी इसके साथ जुड़ा। लेकिन 2018 में जो हमारा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात इफ्री है उसने इसको छोड़ दिया और अब जीएचआई को केवल वेल्ट हंगर लाइफ और इसके साथ में वेल्ट हंगर हेल्थ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड, इन दोनों के द्वारा ही पारित किया जाता है। तो 0 से लेकर के 100 इसके अंदर जो है रैंकिंग है और इनमें अलग अलग कैटेगरीज हमने जो है यहाँ पर दी हुई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
दोस्तों जेसिका अर्डन एक बार फिर से किस देश की प्रधानमंत्री बन गई है, हमारा अगला प्रश्न है। तो जेसिका अर्डन जो है उन्हें न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री के पद पर दोबारा से चुना गया है। तो अब वे दोबारा से जो है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बन गए और निश्चित रूप से न्यूजीलैंड में अब एक और बार जो है महिला प्रधानमंत्री उनको मिल गई है। हालांकि इस बार वे पूर्ण प्रतिनिधित्व लेकर के वहाँ पर आई हैं। न्यूजीलैंड में जो है दोस्तों काफ़ी सालों से, लगभग 24 साल से आनुपातिक मतदान प्रणाली का ही प्रयोग हो रहा है। और आनुपातिक मतदान प्रणाली के अंदर क्या किया जाता है, सभी दल जो है वहाँ पर दलों को वोट किया जाता है। यहाँ पर किसी प्रतिभागी को वोट नहीं किया जाता और दलों को प्रतिशत में यहाँ मत मिलते हैं, जिसके बाद में उन्हें उपलब्ध सीटें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। मान लीजिए अगर 100 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और किसी दल को 40% वोटिंग प्राप्त होती है तो उसे 100 में से 40 सीटें जो है दे दी जाती है। तो यहाँ पर जेसिंडा जो है उनके लिबरल लेबर पार्टी को 49% मत प्राप्त हुए हैं और उनकी प्रतिद्वंदी जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसको 27%। लिबरल लेबर पार्टी स्पष्ट बहुमत हासिल करना चाहती थी लेकिन वो इस बार उन्हें मिल गया है। पिछले साल उन्हें 2 अलग अलग दलों से गठबंधन करके और फिर सरकार बनानी पड़ी थी। वे वर्ष 2017 के चुनाव में 2 अन्य दलों के साथ गठबंधन करके देश की प्रधानमंत्री बनी थी। तो यह है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। दोस्तों आज से जो है हमारा एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए ऑफर चल रहा है जिसको आप फ़ायदा उठा सकते हैं और 25% तक कोर्सेज पर छूट पा सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें हमारी आर एस जंक्शन एप्लीकेशन और नवरात्रा के दौरान अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमारी करंट अफेयर्स भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आज ही जो है इसका लाभ उठाएं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली कक्षा में फिर से। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।